साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उसकी। क्योंकि इससे पीछे के लाइव सेशन में मैंने आप सबों के साथ पेपर एनालिसिस पे चर्चा करा था, जहां पे मैंने बताया था कि इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। अभी कुछ छात्रों ने सवाल भेजा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबों को भी इससे रूबरू होना चाहिए और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपका आगे के शिफ्ट में, आगे के फेज में एग्जाम है तो। क्या है सवाल? तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथ ही ध्यान रखना कि ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। जो आपका 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ साइंस के सवाल आए, उसमें देखिएगा जो पहला सवाल था वो किससे रिलेटेड था? यूट्रोफिकेशन से संबंधित था। यूट्रोफिकेशन, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। क्या होता है? तो मैंने कई बार आप सबों के साथ क्लासरूम में इस चीज को साझा करा है। क्या कि सर जब किसी वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है कि जो उसका न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें उसको इनरिचमेंट मिल जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से जो हरे शैवाल होते हैं उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो आप सभी याद रखना, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जलीय जलीय बॉडी में जलीय बॉडी में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की अधिकता के चलते नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की अधिकता के चलते, ठीक है, हरे शैवाल के हरे सवाल में हरे सवाल में वृद्धि। तो यूट्रिफिकेशन किससे संबंधित है? आप सभी कहेंगे कि जब सर किसी नदी में या किसी तालाब में, किसी पोखर में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व की वृद्धि हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उस वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो अलगी जैसे, मतलब कह सकते हो कि पौधे के लिए या अलगी को वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी मात्रा अधिक हो जाने की वजह से क्या होता है कि सर पूरे तालाब में आपको हरे शैवाल में वृद्धि देखने को मिलती है। तो यूट्रोफिकेशन से संबंधित अगर आपका सवाल होगा तो कुछ इसी तरीके से होगा। पहला चीज ये हो सकता है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता बढ़ती है। साथ ही यूट्रोफिकेशन में और क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे हरे शैवाल में वृद्धि होती है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल था ये रिपीटेड था। जो भी भाई साहब 2024 के सवाल को करके गए होंगे वो यहाँ पे इस सवाल को करने में कोई गलती नहीं किए होंगे। कहा जा रहा है कि नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? पीपीआई है। आप सभी ध्यान रखना पहला तो कि नेफ्थलीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C10H8 होता है। यहाँ पे हमने C10H10 लिख दिया था, C10H8 होता है, C10H8। और ध्यान रखना कि जब भी नेफ्थलीन जलेगा तो क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा इसका, और आपको किस प्रकार की ज्वाला देखने को मिलेगी? पीली ज्वाला देखने को मिलेगी। कौन सी? पीली ज्वाला। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप में से किसी ने गलती नहीं करा होगा, और आगे जिनका एग्जाम है मेरे मित्र, आप इसको ध्यान में रखना जरूर कि नेफ्थलीन जब भी जलेगा तो उसका अपूर्ण दहन होगा, और अपूर्ण दहन होगा तो पीली ज्वाला उत्पन्न होगी, येलो फ्लेम उत्पन्न होगा। मेरे मित्र एक सवाल ये आया था, मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो बहुत ही आप कह सकते हो लॉजिकल, बिहेवियर और डेली लाइफ वाला सवाल है। आप लोगों ने कई बार इस चीज को मतलब समझा है, सोचा है क्या? आप कहेंगे सर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय मौसम विभाग। तो आईएमडी आपके ऑप्शन में होगा, तो आईएमडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो ये सवाल मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आपसे ये सवाल करा गया था कि 50 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे सर आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध है कि आवर्तकाल जो है वो आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो भैया मेरे T इक्वल टू हम लोग 1/न्यू कहते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 50, और ये कितना आ जाएगा? आप कहेगा 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा गया है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल होगा, आप कहेंगे 0.02 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। अब नेक्स्ट सवाल ये था कि क्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरे मित्र रिएक्टिविटी सीरीज आप सभी के लिए बेहद जरूरी है,
और कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। तो पोटेशियम, फिर ने से सोडियम, कैल्शियम, ये सब टॉप पे हैं तो उच्च अभिक्रियाशील होगा। अब फरारी मतलब Fe लोहा, आप कहेंगे सर ये तो बीच में आ जाएगा, यानी कि जो सवाल आपसे करा गया कि क्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व है, और छात्रों ने बताया कि गुरुजी ऑप्शन सोडियम, पोटेशियम और लोहा और हमारा Hg यानी कि पारा था, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो Fe है यानी कि जो लोहा है ये क्या होगा, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होगा, और ऐसे भी आप लोहा को मध्यम अभिक्रियाशील तत्व की श्रेणी में रखते भी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, कई सारे छात्र इसमें उलझते हुए नजर आए जबकि उलझना नहीं था। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? मेरे मित्र ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। अब देखो जाइलम का भी तो हिंदी जाइलम ही होता है, ठीक है, आम बोलचाल में फ्लोएम को भी हम लोग फ्लोएम कहते हैं, हालांकि हम लोग दारू वगैरह कहते हैं लेकिन वो अलग मैटर है, जाइलम और फ्लोएम है। कॉलेनकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थूल कोण उत्तक कहते हैं, अस्थूल कोण उत्तक कहते हैं। अब ध्यान रखना कि क्लोरेनकाइमा है इसको हम लोग हरित उत्तक कहते हैं। और मेरे भाई मैंने आपको कई बार ये चीज बताया है कि जब आप पौधे में सरल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं तो पौधे में सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा, ठीक है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अब पेरेनकाइमा के ही प्रकार होते हैं सर क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब ये क्लोरेनकाइमा हरित उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिसमें क्या होती है, तो आप सभी याद रखना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस हरित उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होगी, मेरे मित्र बिल्कुल। तो जो क्लोरेनकाइमा है जिसको हरित उत्तक कहते हैं ये पेरेनकाइमा का ही पार्ट है, और इसमें चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है आप इसलिए कहेंगे कि गुरुजी यहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो जो सवाल आपसे पूछा गया कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी क्लोरेनकाइमा। क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, जिसको क्या बोला जाता है, आप सभी कहेंगे सर इसी को हम लोग हरित उत्तक के नाम से जानते हैं। किस उत्तक के नाम से, हरित उत्तक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे यह था कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन भी छात्रों ने बताया कि नीला से काला, नीला से हरा, नीला से रंगीन, नन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान दो कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक डाला जा रहा है, मतलब जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, और आप सभी क्या कहेंगे कि ये तो सर्वविदित है कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेरे भाई जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ में क्या होगा, आप कहेंगे कॉपर अलग हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा, ये कैसा होगा, रंगहीन, कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होगा। तो जो आपसे सवाल पूछा गया कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा हो जाता है, और ऑप्शन था नीला से काला, नीला से हरा, नीला से रंगीन और नन। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ZnSO4 का विलयन बनेगा तो वो जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है उसको गायब कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, नीला से रंगहीन। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा, आप सभी कहना नीला से रंगहीन, नीला से रंगहीन। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल हैं सर, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो कि किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे अल्कोहल की बात करी गई है, आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप OH ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करी गई है COOH सर ऑक्सीजन है, कीटोन की बात करी गई है, आप सभी कहते हैं सर COOR होता है या RCOR होता है, 2 एल्किल समूह लगते हैं। एल्केन की बात करी गई है, आप सभी कहते हैं कि एल्केन में कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो सवाल है कि किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्केन में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो राइट आंसर आपका एल्केन हो जाएगा। तो जो छात्रों से बात हुई उसमें ये टोटल 8 मुख्य सवाल निकल के आए, और मुझे लगता है कि ये आप सभी छात्रों के लिए उपयोगी है।
मेरे मित्र, अगर आपका आगामी के फेज में है, सेकेंड फेज में एग्जाम है, तो एक गलती कभी मत करना, एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, नहीं तो एग्जाम में जाओगे और वहां पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो आपको फंसाते रहेगा। इसीलिए सर, अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जुड़ करके आप हमारे साथ अपने एनसीईआरटी को एक नया आयाम दे सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना, इस बैच में हम आपको क्लास 9th एंड 10th का कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराएंगे, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। साथ ही ध्यान रखना कि इस बैच में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलेंगे, तो किसी भी चैप्टर के लिए आपको परेशान नहीं होना होगा, ना थ्योरी के लिए ना न्यूमेरिकल के लिए। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।